ठीक है, शुरू करो। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जब कस्टम लॉ का फॉर्मेट देखा था तो उसमें मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि ये आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। भाई देखिए, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करने वाला है, मैं आपको एकदम आसान भाषा में इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में होता ऐसा है कि कभी कभी आपको FOB दैट इज फ्री ऑफ बोर्ड की आपको वैल्यू दी जाती है, कभी फ्री ऑफ बोर्ड एज पर कस्टम्स की वैल्यू दी जाती है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ पहले, क्योंकि रीजन इसका ये है कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई मैं आपको बस बताने वाला हूँ, एक माइनर सा चेंज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में आपको क्या वैल्यू दी जाएगी इसका कोई अंदाजा नहीं है मुझे, राइट। तो उसके हिसाब से देखिए, आपका जो अपना फॉर्मेट है उसमें A और B उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। C वाला जो अपना था वो था एक्सपेंसेस नॉट स्पेसिफाइड। याद दिला दूं मैं आपको, एक्सपेंसेस नॉन स्पेसिफाइड में अपने क्या क्या था, एक था कॉस्ट ऑफ फ्रेट और दूसरा था इंश्योरेंस। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए कॉस्ट ऑफ फ्रेट में आपको बोला जाता है ये क्या कि गिवन वैल्यू या 20% ऑफ FOB वैल्यू, राइट, और विच एवर इज लेस, आपको इसमें से जो भी लेस रहेगा आप उसे कंसिडर करोगे। और दूसरा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में आपको गिवन वैल्यू लेना है, अगर गिवन वैल्यू दी है तो आपको गिवन वैल्यू लेना है, या तो फिर उसके बाद में आपको क्या लेनी पड़ती है 1.125% ऑफ FOB वैल्यू, दैट इज फ्री ऑफ बोर्ड की वैल्यू। अभी अब कंफ्यूजन क्या हो गया था, उस दिन मैंने आपको जब फॉर्मेट सिखाया था तो फॉर्मेट में यहाँ पर ये दोनों चीजें जो थी, ये दोनों चीजें कॉस्ट ऑफ फ्रेट और इंश्योरेंस के बारे में बताया था, वहां पर उन्होंने वर्ड यूज किया था FOB एज पर कस्टम्स, और यहां पर क्या वर्ड यूज किया है सर, FOB वैल्यू, दोनों जगह, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो भी ये होता क्या है एग्जाम में, कभी कभी आपको FOB प्राइस दी जाती है, कभी कभी आपको वैल्यू दी जाती है FOB एज पर कस्टम्स। तो भी देखिए आपको क्या करना है, एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि आपको सबसे पहले क्या कंसिडर करना है, अगर वैल्यू दी जाए FOB वैल्यू दी जाए, दैट मीन्स फ्री ऑफ बोर्ड की वैल्यू दी जाए, तो उस पे आपको ये 20% और 1.125% निकालना है। क्या कहा मैंने, FOB वैल्यू पे आपको 20% और 1.125% निकालना है। मान लीजिए अगर आपको FOB प्राइस प्रॉब्लम में नहीं दिए, तब आप क्या यूज कर सकते हैं, FOB वैल्यू एज पर कस्टम्स। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको, FOB वैल्यू को। देखिए मैंने यहां पर उसे लिख दिया है, आपको पढ़ने में ज्यादा आसानी होगी। देखिए क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग कस्टम लॉ। C, expenses not specified, that is cost of freight and insurance. 20% of FOB, that is free of board, किसके लिए, कॉस्ट ऑफ फ्रेट के लिए। 1.125% FOB वैल्यू किसके लिए, इंश्योरेंस के लिए। अगर ये चीज स्पेसिफाइड नहीं दी जाती है FOB वैल्यू, तो आप क्या लोगे, FOB एज पर कस्टम्स की अमाउंट कंसिडर करोगे। आपको अगर नहीं समझेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था एग्जैक्टली। ध्यान में रखेंगे कि आपको सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देना है, FOB प्राइस को देना है। अगर FOB प्राइस प्रॉब्लम में नहीं दिया है तो किसे देंगे आप, FOB एज पर कस्टम्स। चलिए अपन प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। आज हम प्रॉब्लम करने वाले, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ा से शब्द इसमें थोड़े से हार्ड रहेंगे, कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना, मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। तो भी देखिए यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम नंबर 4 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो प्रॉब्लम नंबर 4 में सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम को। क्या दिया हुआ है, केयर एनर्जी लिमिटेड इंपोर्टेड अ लिफ्ट फ्रॉम इंग्लैंड एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 20 लाख रुपीस की इन्होंने वैल्यू दी है। भाई देखिए इंडियन करेंसी में दिया है प्रॉब्लम, आपकी आधी मेहनत तो बच गई यहाँ पे, राइट। आधी मेहनत कैसे बच गई सर, कि आपको करेंसी में इसको कन्वर्ट नहीं करना है, मतलब 20 लाख की इसकी वैल्यू दी हुई है। फिर उसके बाद में क्या बोलता है, असेसी है सप्लाइड रॉ मटेरियल वर्थ ₹5 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल इसमें और इन्होंने क्या किया है, प्रोवाइड किया है। भाई मतलब यानी यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, गुड्स तो इन्होंने भिजवाए थे 20 लाख रुपए के, और उसके साथ ही साथ उन्होंने रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड किया है। आसान भाषा में दोनों ही हमारे लिए क्या है, मटेरियल है। एक है आपका फिनिश गुड्स है और दूसरा क्या है, रॉ मटेरियल। दोनों ही सप्लायर ने क्या किया है, भिजवाया है फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ सेड लिफ्ट, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने जो भी लिफ्ट वगैरह जो भी होंगी उससे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे भिजवाया है। ड्यू टू द सेफ्टी रीजन द लिफ्ट वॉज नॉट टेकन टू द जेटी इन द पोर्ट बट वॉज अनलोडेड एट द आउटर एंकोरेज। मैं आपको इस चीज का मीनिंग बता दूं कि क्या है, कि वो उनके सामान थोड़ा सा रिस्की था तो उसको जेटी पे नहीं लेकर गया। जेटी क्या होती है, जेटी एक तरीके का क्या, लकड़ी का क्या कार्डवुड रहता है, जिससे क्या शिप पे क्या किया जाता है, सामान लोड किया जाता है। ऐसे लकड़ी का प्लैंक बनाए हुए रहते हैं ऑन अ सी, ठीक है। तो उस पे वो लेकर नहीं गए क्योंकि वो उनको लगा कि सामान भारी है और रिस्की है, यहाँ से गिर जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, इसलिए उनको लेकर नहीं गया। उन्होंने क्या किया, एंकरेज से, एंकरेज यानी एक तरीके का मेटल का आइटम होता है जिससे उन्होंने उससे क्या किया, कैरी किया।
और उसका सच अनलोडिंग चार्ज कितना था, 25,000 रुपये का उनको अनलोडिंग चार्ज लगा था। मैं याद दिला दूं, अपन ने के प्रॉब्लम किए थे तभी अपन ने फॉर्मेट देखे थे, और अपन के अनलोडिंग चार्जेस जो होते हैं वो अपन क्या लगाते हैं, CIF का 1% लगाते हैं। मान लीजिए अगर आपको गलती से अनलोडिंग चार्जेस का अमाउंट दिया भी है तो भी आपको उसे कंसिडर नहीं करना है। मैंने आपको, अगर आप पुराना वीडियो देखोगे तो आप उसमें वीडियो में देख सकते हैं, मैंने ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आपको अनलोडिंग चार्जेस का अगर अमाउंट दिया है तो दैट अमाउंट इज यूजलेस। आपको क्या कंसिडर करना है, 1% ऑफ CIF, दैट इज कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, राइट। चलिए उसके बाद में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट इनकर्ड ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द लिफ्ट फ्रॉम द आउटर अंटराज टू द जेटी वॉज ₹50,000। भाई देखिए अंटराज से उन्होंने क्या किया है, जेटी तक के उसको पहुंचाने के लिए जो खर्चा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, दैट इज 50,000। भाई देखिए ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आप इसे क्या लेंगे, कंसिडर करेंगे। अभी क्या हुआ है, सामान आपका दूसरे कंट्री में डिलीवर नहीं हुआ है, आप क्या कर रहे हैं, उसे अभी शिप पर लोड करने के लिए भेज रहे हैं, और ऐसा चार्ज क्या रहता है, प्री शिपमेंट एक्सपेंस रहता है, और प्री शिपमेंट एक्सपेंसेस आप क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, मतलब ये 50,000 कंसिडर किया जाएगा, है ना, ठीक है। उसके बाद में बोला है इंपोर्टर वाज आल्सो रिक्वायर्ड टू पे द शिप डीमूराज चार्जेस। डीमूराज चार्जेस यानी क्या है, आपने जब लोड कर लेते हैं तो लोड करने के टाइम आपको और चार्जेस देने पड़ते हैं वहां के वर्कर्स को। वर्कर्स क्या करते हैं, उस सामान को लिफ्ट करते हैं और पर्टिकुलर शिप या तो पर्टिकुलर जो भी कंटेनर है उसमें आपको फिल करके देते हैं ये सामान, और उसका चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। और ऐसा पेमेंट कितना अमाउंट का है, 10,000। इसे भी आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे, राइट, क्योंकि अभी भी सामान क्या हो रहा है, शिप पर लोड हो रहा है, राइट। उसके बाद में द लिफ्ट वाज इंपोर्टेड टू एन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ₹45,000 चार्जेस। भाई अब देखिए, मैंने आपको याद दिला दूं, आपको लास्ट प्रॉब्लम में बताया था कि आपको अगर जो कोई भी सामान आप भिजवाते हैं तो शिप क्या लेगी, आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा कि ये 45,000 बराबर है या तो 20% ऑफ FOB प्राइस, whichever is less will be considering। उसके बाद में इंश्योरेंस चार्जेस दिए हुए 20,000। भी देखिए मैंने यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया कि अगर इंश्योरेंस चार्जेस दिया रहे अमाउंट तो सिर्फ इंश्योरेंस चार्जेस रिकॉर्ड कर देना, अगर अमाउंट नहीं दिया रहे तो अपन क्या कंसिडर करते हैं, 1.125% ऑफ FOB प्राइस। ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए। क्या कंप्यूट करने बोला है, एसेसेबल वैल्यू आपको कंप्यूट करने बोला है, वो तो हम करने ही वाले हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आपको प्रॉब्लम वैसे समझ गया होगा कि क्या करना है, अपने को कौन कौन सी आइटम कंसिडर करना है, कौन कौन सी नहीं करना है। आप क्या कर लीजिए, ध्यान में रखिए और इसे क्या कर लो, मार्क कर लो अपने पास में, राइट। तो शुरुआत में सबसे पहले आपका है इंग्लैंड यानी केयर एनर्जी लिमिटेड ने इंपोर्ट किया था। अमाउंट कितना था, वो 20 लाख रुपए का था, और उसके साथ में उन्होंने क्या दिया था, 5 लाख के रॉ मटेरियल भी दिए थे। हम दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर उन्होंने वैल्यू ऑफ मटेरियल को प्लस कर दिया, 20 लाख और 5 लाख, टोटल कितना हो जाता है आपका, 25 लाख। अगर आप नहीं करना चाहते तो अलग अलग भी इन दोनों की एंट्री शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री में बाद में तो वो प्लस होने ही वाले हैं, राइट। उसके बाद में मैंने बोला है, उसके बाद में उन्होंने बोला है ड्यू टू सेफ्टी रीजन द लिफ्ट वाज नॉट टेकन टू द जेटी, अनलोडिंग चार्ज थ्रू द आउटराज। ये आपको सिर्फ उसको उन्होंने उसका मीनिंग बताया, मैंने आपको तभी एक्सप्लेन कर दिया। और अनलोडिंग चार्जेस कितने लगे थे, 25,000, और ये अनलोडिंग चार्जेस को मैंने क्या करार कर दिया था, यूजलेस, राइट। इस अमाउंट को मैंने क्या कर दिया था, यूजलेस करार कर दिया था, क्योंकि ये अमाउंट अनलोडिंग चार्जेस का अपन कंसिडर नहीं करते, राइट। उसके बाद में बोला है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लिफ्ट टू द आउटर अंटराज, अमाउंट कितना था, 50,000 रुपीज का था। भी देखिए ये वाला अमाउंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा, आपने जेटी तक के उसको पहुंचाया सामान को, ये देखिए यहाँ पर आप उसका 50,000 अमाउंट देख सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला था इंपोर्टर वाज आल्सो रिक्वायर्ड टू पे द शिप डीमूराज चार्जेस। डीमूराज चार्जेस कितने थे, 10,000 रुपए के चार्जेस थे। भी यहाँ पर उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था तो मैंने पेन से यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, कितना अमाउंट, 10,000 रुपीज का अमाउंट यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। द लिफ्ट वाज इंपोर्टेड एंड एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाज 45,000। भाई देखिए 45,000 का आपका यहाँ पे आपको मिल गया, क्या है, मिल गया कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर इन्होंने वर्किंग नोट नहीं करके देखा है, स्टिल आप क्या कर सकते हैं, वर्किंग नोट कर सकते हैं। कैसा वर्किंग नोट सर, तो भाई देखिए 45,000 ये इसकी अमाउंट है, और आपको क्या करना है, FOB प्राइस, FOB प्राइस है ये देखिए कितना, 25 लाख रुपए है। 25 लाख का 20% आप निकाल कर देखिए, 25 लाख का 20% आप निकाल कर देखेंगे तो अराउंड मेरे हिसाब से वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है, कितनी आएगी आपकी वैल्यू, ज्यादा आएगी, आई गेस 45,000 से काफी ज्यादा आने वाली है। और हमारा स्टेटमेंट क्या बोलता है, विच एवर इज लेस, एंड आई कैन पॉसिबली से 45,000 इज लेस अमाउंट,
रादर देन दैट अमाउंट। सो अपन क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने कंसिडर करने वाले हैं, 45,000। आप वर्किंग नोट शो करके बता सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर उन्होंने उसे नहीं दिखाया है, पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी तसल्ली के लिए वर्किंग नोट बनाना, बिल्कुल बनाना, ठीक है, नो इशू। उसके बाद में बात किया है इंश्योरेंस चार्जेस, दैट इज 20,000। मैंने आपको कहा था इंश्योरेंस चार्जेस आपको डायरेक्टली रिकॉर्ड करने हैं। जब अगर वहां पर मेंशन नहीं किया जाता है तब आप क्या करते हैं, 1.125% ऑफ एफओबी कंसिडर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने उसे 20,000 यहाँ पर हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया। और क्या करना है फिर, बस डन है। तो अपन इसे क्या करते जाएंगे, अब सब चीजों की टोटलिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा है आ गया 25 लाख, फ्रेट इंश्योरेंस वगैरह दिया नहीं था, और अनलोडिंग चार्जेस अपन वैसे भी कंसिडर नहीं करते। तो हमारी एफओबी दैट इज फ्री ऑफ बोर्ड कितना आया, 25 लाख। उसमें हमने नहीं किया, एक्सपेंसेस नॉट स्पेसिफाइड वाले ऐड किए, राइट, सॉरी स्पेसिफाइड वाले एक्सपेंसेस हमने ऐड किए, दैट इज 10,000 फॉर द डी मुराद चार्जेस, राइट, और 50,000 उसको जेटी पे पहुंचाने वाले एक्सपेंसेस, राइट। और इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारी वैल्यू हो गई दैट इज 25,60,000, राइट, ठीक है। उसके बाद अपन सी उसमें ऐड करते हैं, दैट इज एक्सपेंसेस नॉट स्पेसिफाइड, राइट। कौन कौन से रहते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ फ्रेट दैट इज 45,000, और इंश्योरेंस कितना मेरा 20,000। टोटल वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 65,000। इसे मैं प्लस कर देता हूं तो मेरी टोटल वैल्यू कितनी हो गई है, 26,25,000 मेरी टोटल वैल्यू हो गई। कैलसी रहेगा आपके पास, आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी, राइट। और लास्ट आइटम अपन क्या करते हैं, अनलोडिंग चार्जेस किसका, सीआईएफ का 1%। तो यही वैल्यू का उन्होंने क्या कर दिया है, 1% इसे कंसिडर कर लिया है। 1% दैट इज 26,250, और इसे मैं जब ऐड कर देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगी, मेरी एसेसेबल वैल्यू। आप बार बार प्रॉब्लम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम का फॉर्मेट वैसे ही याद हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो जो बारीक बारीक चीजें हैं मैं आपको हर प्रॉब्लम में बताने वाला हूं। लास्ट चीज हमें क्या करनी पड़ती है, हमें कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करनी पड़ती है। इसका भी मैंने फॉर्मेट आपको सीधा सीधा बताया था, राइट। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, एसेसेबल वैल्यू लिखते हैं, दैट इज 26,51,250 ये वैल्यू है। और इस पे अपन कितना चार्ज करते हैं कस्टम ड्यूटी, इस अमाउंट पर हम लोग चार्ज करते हैं 12%। 12% मैंने कैलकुलेट किया तो दैट इज 3,18,150, ये इसकी कस्टम ड्यूटी की वैल्यू है। कितना परसेंट लेते हैं, 12%, एंड दिस इज स्पेसिफाइड। मैं आपको बार बार नहीं बताने वाला क्योंकि आपको पता है दीज आर द टैक्स स्ट्रक्चर रेट्स, और आपको ये याद करने पड़ेंगे, राइट। उसके बाद में उन्होंने लगाया एजुकेशन सेस। यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि एजुकेशन सेस आपने जो लिया था वो क्या हुआ था, करता था 2% हुआ करता था, और उसके बाद में क्या रहता था, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस जो क्या हुआ करता था, 1% हुआ करता था। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम को शॉर्टकट मारने के लिए क्या किया है, दोनों को कंबाइन कर लिया है। क्या कर दिया, 2% प्लस 1% दैट इज 3%, और 3% इन्होंने किसका लगा रहा है, टीसीडी का, दैट इज टोटल कस्टम ड्यूटी, राइट। टोटल कस्टम ड्यूटी मैंने आपको बताया था किस तरीके से निकालना है। दोनों की वैल्यूज आप जब प्लस कर लेते हैं और उसके बाद में जो वैल्यू आती है दैट इज हमारी 9,545 टीसीडी। अगर मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाऊं तो मेरे पास यहाँ पर फॉर्मेट बना हुआ है, आप ये वाला फॉर्मेट फॉलो करोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मेट में क्या है, एकदम सेम लाइन में सारी चीजें रिकॉर्डेड है। भी दिखाइए यहाँ पर, देखिए एसेसेबल वैल्यू है, एसेसेबल वैल्यू पे आपने बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई तो आपका आ गया टीसीडी दैट इज टोटल कस्टम ड्यूटी। इसी का आप क्या लगाते हैं, एजुकेशन सेस दैट इज 2%। अगर आप ये फॉर्मेट से जाएंगे तो आपको बहुत इजी पढ़ने वाला है। टीसीडी मतलब ये वाली जो वैल्यू आएगी आपकी, उस वैल्यू का आपने क्या निकाला, 2% निकाला, दैट विल बिकम योर टोटल ऑफ बी। और सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस दैट इज 1% ऑफ टीसीडी, राइट। तो वही टोटल कस्टम ड्यूटी का आप कितना ले लोगे, 1%। तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको कंफ्यूज कर सकता है। आप मेरे वाले फॉर्मेट से जाएंगे तो इट विल बी सिंपल, और आपको आसान भाषा में एक लाइन में ही सारी चीजें क्या होती जाएगी, एडअप होती जाएगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान रखेंगे कि क्या चीज कंसिडर करना है, क्या चीज कंसिडर नहीं करना है। अगर आपको देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे ओल्ड वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने वहां पे परफेक्टली एक्सप्लेन किया है कौन सी आइटम्स को कंसिडर करना, कौन सी आइटम्स को नहीं, ठीक है। थैंक यू।